एस्पिरेंट्स के लिए कि आप फोकस्ड रह के मेहनत करें, बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना होएं और अपनी पूरी लगन के साथ मेहनत करें, सोर्सेज को लिमिटेड रखें, रिवीजन करते रहें और करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहें। क्योंकि मोस्टली क्या रहता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके टेस्ट सीरीज़ सभी लोग करते हैं, तो उसमें कुछ अटपटे सवाल भी रहते हैं, लेकिन रियल एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। 1-2 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं, बट फिर भी यूपीएससी जनरली बहुत सेंसिबल क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर टेस्ट सीरीज़ में कम मार्क्स आते हैं तो आप देखिए कि कहाँ लैग कर रहे हैं, उस चीज़ को इम्प्रूव करें और अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ भगवान आपको सक्सेस ज़रूर देगा। और 11th-12th में आरपीएस मैंने जब ज्वाइन किया था तो उस समय वहाँ के टीचर्स जो थे, कुछ टीचर्स मेरे लिए नए थे बिल्कुल, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जैसे बाहर से कोई दूसरे स्कूल से बच्चा आता है और एक जो सेम स्कूल के बच्चे पहले से रहते हैं, तो उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया इस चीज़ में। और हमेशा जब भी मैंने एक्स्ट्रा कुछ पूछने की या कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की बात की तो हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो एकेडमिक्स में तो मेरा जो पीएमटी सिलेक्शन था उसका मैं पूरा का पूरा क्रेडिट मैं आरपीएस इंस्टीट्यूट को ही देना चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। और साथियों, आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ यूपीएससी रिजल्ट को लेकर। यहाँ पर महेंद्रगढ़ ज़िले से, महेंद्रगढ़ शहर से डॉक्टर अंकिता जो हैं, उन्होंने भी एक अच्छी रैंक हासिल करी है और 337 उनके रैंक है। उनसे जो है ना सफलता के सारे सूत्र जानेंगे कि कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट जो है किस प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकता है। साथ में यहाँ पर उनके सास ससुर भी उपस्थित है, जिसमें डॉक्टर भूप सिंह यादव जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मैडम भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी से बातचीत करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार कौशिक जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। सुबह से बर्फ़ें बट रही होंगी। हाँ, कल से ही दोपहर से ऐसा ही चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपका तो बेटा भी यूपीएससी क्वालिफाई कर गया था? हाँ, यूपीएससी क्वालिफाइड है, अभी जो है ना कि दमन में पोस्टेड है। अच्छा, तो अब दोनों जो हैं बच्चे सेट हो गए? हाँ, दोनों के सारे ही सेट हैं। हाँ, सारे सेट। सही बात है, सही बात है। अच्छा, जैसे आपने यहाँ डॉक्टर्स की फैमिली में फिर यूपीएससी को कैसे इन्वॉल्व किया? डॉक्टर्स की पूरी बाढ़ आ गई परिवार में। अच्छा। 15 डॉक्टर हो गए इकट्ठे। हाँ, तो मैंने कहा सब एक ही काम करते रहेंगे तो ठीक नहीं, कुछ तो चेंज करो। तो छोटे बेटे ने कहा मैं पहल करता हूँ। अच्छा। उसने पहल की और उसने कामयाबी ली। तो उसके बाद में उसकी देख उसकी वाइफ भी तैयार हो गई, है ना, कि मैं कैसे पीछे रहूँगी। शादी के बाद उसने भी तैयारी शुरू कर दी। आपकी पुत्रवधू जो है यानी अंकिता जो हैं, ये भी डॉक्टर थी? और हाँ, डॉक्टर हैं, मेडिसिन से डॉक्टर हैं और ये यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी रोहतक की। और ये पीएमटी का भी रैंक नंबर 1 इसने हासिल किया है जब अपना एडमिशन के टाइम पर। और रामनोर लोहिया जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन से इन्होंने जो है ना एमडी मेडिसिन किया है। क्या बात है, मतलब पढ़ाई भी बढ़िया बढ़िया कॉलेज से करी है और गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे उनमें। बिल्कुल। जी, आप क्या कहेंगे? अमूमन देखने को मिलता है कि बेटियां कुछ करती हैं तब खुशी होती है, लेकिन आप यहाँ तो पुत्रवधू भी ऐसा कर रही है। यही हमारी तो बेटी यही है क्योंकि हमारे बेटी थी नहीं। अच्छा। तो ये दोनों बहू ही हमारी बेटियां हैं, बहुत अच्छी बात। तो इनको करना हमारा बनता है। एक अच्छी सोच के साथ मतलब। हाँ, बिल्कुल। तो आप भी बर्फियाँ खिला रहे हो, खा रहे हो? हाँ, भाई ये तो नेचुरल है, मुँह तो सबका मीठा करना ही बनता है। जायज़ बात है। तो आप ये दूर भी रहेंगे यहाँ से? हाँ, अभी भी दूर ही थी। अच्छा। अभी भी दूरी थी, बेटे के साथ ही थी। सही बात है। और उससे पहले भी वहाँ दिल्ली में थी है। इनके पास जिम्मेदारियाँ रही हैं। हाँ, काम शुरू से ही मतलब रही है, एक दिन भी फ्री नहीं रही। एक दिन भी फ्री नहीं रही। चलिए अंकिता जी से बात करते हैं। जी, स्वागत आपके इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। सबसे Thank पहले you. तो आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। डॉक्टर अंकिता। हाँ yes. जी, थैंक यू। अच्छा, कौन सा रैंक एक बार दर्शकों को बताएं? 337 ऑल इंडिया रैंक है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम था या कोई अटेम्प्ट पहले भी दिया? जी नहीं, पहले भी मैंने अटेम्प्ट दिए, लेकिन ये इंटरव्यू सेकंड था मेरा। अच्छा, थोड़ा बैठ के बात से। हाँ जी जी। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि पहली बार ये अटेम्प्ट नहीं दिया आपने, पहले भी कुछ जी अटेम्प्ट दिए हैं? जी, ये लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था, बट लास्ट ईयर 8-9 मार्क्स से लिस्ट में आने से रह गया था, तो इस बार आ गया है।
अच्छा, ये एक कोचिंग को लेकर भी कुछ सवाल खड़े रहते हैं कि कोचिंग की नहीं की, तो आप किस तरह के विद्यार्थी थे? देखिए, मैंने एज़ सच कोई प्रॉपर कोचिंग अकेडमी नहीं जॉइन की हुई थी। ऑल्दो मैंने कुछ टीचर्स के सोर्सेज़ फ़ॉलो किए थे। जैसे मैंने पॉलिटी के लिए एम पुरी सर हैं, उनके लेक्चर्स फ़ॉलो किए थे, और मेंस के लिए करंट अफेयर्स के लिए दिपिन दामोदर सर हैं, उनके लेक्चर्स फ़ॉलो किए थे। बाकी उसके अलावा ऑनलाइन रिसोर्सेज फ़ॉलो कर रही थी मैं, स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए। स्टैटिक के लिए मोस्टली जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे मैंने खुद भी नोट्स प्रिपेयर किए थे, और क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी तैयारी कर चुके थे तो उनसे भी, उनके काफ़ी नोट से सपोर्ट भी मिला हेल्प था, सही ली बात। थी जी। अच्छा, एक बार शुरू से शुरू करते हैं, वापस चलते हैं स्कूल लेवल पर। स्कूल कहाँ से किया और किस तरह का कोऑपरेशन रहा? सर, मैंने 10th क्लास तक डीएवी महेंद्रगढ़ से अपनी पढ़ाई की है। फिर 11th 12th मैंने आरपीएस महेंद्रगढ़ से किया, और फिर 2011 में मैं 12th पास आउट निकली थी, और 2011 में ही मेरा पीएमटी एडमिशन हो गया था। उसके बाद मैंने पीजीआई रोहतक से एमबीबीएस की है, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल था यूनिवर्सिटी से। और फिर सेम ईयर में ही अपने इंटर्नशिप ख़त्म होने के जस्ट बाद मैंने पीजी एंट्रेंस दिया था। वो क्लियर करके मेरी ऑल इंडिया रैंक 93 थी उस टाइम पे, और हरियाणा रैंक 1 थी पीजी में, उसमें वन नीट पीजी में जी। तो फिर मैंने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से एमडी मेडिसिन किया है। अच्छा, आपने आरपीएस ग्रुप का जिक्र किया अभी, यहाँ बड़ा नाम है। आरपीएस स्कूल के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह का कोऑपरेशन रहा? देखिए, ऑल्दो मेरी फाउंडेशन डीएवी स्कूल से रही है, मैं और अपने डीएवी के टीचर्स की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा मेरा बेस बनाया। और 11th 12th में आरपीएस मैंने जब ज्वाइन किया था, तो उस समय वहाँ के टीचर्स जो थे, कुछ टीचर्स मेरे लिए नए थे बिल्कुल, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जैसे बाहर से कोई दूसरे स्कूल से बच्चा आता है और एक जो सेम स्कूल के बच्चे पहले से रहते हैं, तो उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया इस चीज़ में। और हमेशा जब भी मैंने एक्स्ट्रा कुछ पूछने की या कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की बात की, तो हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो एकेडमिक्स में तो मेरा जो पीएमटी सिलेक्शन था, उसका मैं पूरा का पूरा क्रेडिट मैं आरपीएस इंस्टीट्यूट को ही देना चाहती हूँ। अच्छा, इसमें फिर इनके तो बधाइयाँ भी आई होंगी आज, सीईओ वगैरह इनसे? जी, कल आरपीएस स्कूल से स्टाफ थे, वो देवेंद्र पूनिया सर, वो कल घर आए थे, बात करके गए जी। अच्छा, विशेष तौर पर बात करें अब हम एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए, तो क्या सजेशन आपकी तरफ से, किस तरह की आपकी स्ट्रेटजी थी, किस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए आपने पढ़ाई की? देखिए, इन शॉर्ट मेरी स्ट्रैटेजी यही रही कि सोर्सेज को लिमिटेड रखें। अच्छा, तो और जैसे जो आपके स्टैटिक सोर्सेज हैं, या जो आपने जो भी नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उनको करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करते रहें, और उससे लिंक करके ही आप उनको रिवाइज़ करें। तो अगर आप सोर्सेज लिमिटेड रखेंगे तो आपको रिवीजन में बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा स्ट्रेटजी यही रही थी कि सोर्सेज लिमिटेड रखो और साथ में अपडेटेड रहो जी। आपने बताया कि स्पेशली तो आपने कोई कोचिंग नहीं करी, तो फिर पढ़ाई कहाँ से करी, सोर्सेज क्या थे? अभी आप कह रहे हैं लिमिटेड सोर्सेज। जी, स्टार्टिंग देखिए मैंने एनसीईआरटी बुक्स से की थी, और उनके ऐसे शॉर्ट नोट्स मेरे हस्बैंड ने प्रिपेयर किए हुए थे, तो उनसे मुझे हेल्प मिली। फिर मैंने जैसे मैं पेपर वाइज में अगर मैं बात करती हूँ, तो पेपर 1 के लिए मैंने हिस्ट्री के लिए अनअकैडमी के कुछ लेक्चर्स फॉलो किए थे, जिसमें सुदर्शन गुजर सर ज्योग्राफी जो पढ़ाते हैं उनके लेक्चर्स कुछ फॉलो किए थे, और हिस्ट्री के लिए प्रतीक नायक सर हैं, उनके लेक्चर्स फॉलो किए थे। फिर पॉलिटी के लिए मैंने ऑनलाइन ही यूट्यूब पे एम पुरी सर के कुछ लेक्चर्स अवेलेबल थे, वो फॉलो किए थे। और इकोनॉमी के लिए मृणाल सर के लेक्चर्स ही मैंने फॉलो किए थे, अलोंग विद स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था जी। कई बार सुनने में आता है कि जब भी हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि घंटों सिटिंग करनी पड़ती है, ऐसी बातें सुनने को सामने में आती है। तो आपने कितने घंटे की सिटिंग करी, और आपका क्या सजेशन रहेगा जो हमारे ऑडियंस में बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, जो हो सकता है यूपीएससी में सिविल सर्विसेज ना सही लेकिन सीडीएस हो या कोई अन्य एग्ज़ाम इक्विवेलेंट का कोई एग्ज़ाम हो, उसके लिए तैयारी कर रहे हो, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये देखिए, घंटे का हिसाब तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैं एक समय पे जॉब भी कर रही थी। तो हाँ, ऑलमोस्ट ऐसे 9 to 5 9 to 6 तो मेरा जॉब रहता था। तो उसके बाद जो भी टाइम मिलता था, मैं क्योंकि लेट नाइट तक स्टडी करने की आदत है, सुबह जल्दी उठना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो लेट नाइट जितना भी 4-5 घंटे मुझे उस टाइम पे मिल रहे थे। और बाकी जैसे जॉब के टाइम पे कुछ पेशेंट से खाली टाइम मुझे मिल जाता था, तो मैं उस टाइम पे
उसको यूटिलाइज़ कर लेती थी। या तो जैसे यूट्यूब पे कुछ करंट अफेयर्स के वीडियोस में 2x में सुन लेती थी, और नहीं तो कुछ टेस्ट सीरीज़ अपने साथ लेके जाती थी। तो जितना भी टाइम मिलता था कि एक बारी में 10-15 क्वेश्चन करने का टाइम मिल रहा है, 20 क्वेश्चन करने का टाइम मिल रहा है, तो मैं उस टाइम पे वो क्वेश्चन सॉल्व करती थी। क्योंकि नोट्स पढ़ना या कोई भी टॉपिक रिवाइज करना, बुक पढ़ना उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पेशेंट कभी भी आ जाता है बीच में, तो डिस्ट्रैक्शन रहती थी। तो इसलिए मैंने उस टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज़ करने का सोचा। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जॉब करते हुए इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जैसे कई बार हम ये कह देते हैं कि सुबह जल्दी उठना, लेट उठना, इसमें मतलब प्रॉब्लम क्या होता है? आप तो डॉक्टर हैं, आप तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि अर्ली इन द मॉर्निंग उठे तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा सुनने में आता है। देखिए, वो सबका अपना शेड्यूल रहता है। जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मैं जल्दी उठती थी और जल्दी सो जाती थी, बट कॉलेज टाइम में फिर ऐसा रूटीन डेवलप हुआ कि लेट नाइट तक पढ़ाई करते थे और जल्दी नहीं उठ पाते थे। बट एग्ज़ाम टाइम में तो लेट सोना और जल्दी उठना दोनों ही हो जाते हैं। अच्छा, बच्चे का केयर भी कर रहे थे आप साथ-साथ, इसी जॉब भी थी, तैयारी भी थी? नहीं, वो एक्चुअली वो मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी है। अच्छा। बट घर में सब साथ में ही रहते हैं। सही बात है। हाँ जी। अच्छी बात। तो पहले मैं हस्बैंड के साथ दमन एंड दीव रह रही थी, वहीं पे मैंने जॉब ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा। और वहीं पर गाइडेंस हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब का जिक्र किया। आज हम सोशल मीडिया के युग में हैं अपने आप में। सोशल मीडिया से कोई अछूता नहीं रहा है, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है कि मोबाइल, सोशल मीडिया का जो है ना इस्तेमाल करते हुए तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम फोकस्ड नहीं हो पाते। हाउ डिड यू मैनेज? देखिए, फोकस करना थोड़ा मुश्किल होता है अगर आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं तो। अदरवाइज़ देखिए, यूट्यूब पे बहुत नॉलेज वाली चीज़ों की भी भरमार है। जी। मैंने तो यूट्यूब का बहुत यूज़ किया है अपनी प्रिपरेशन में। अगर कोचिंग नहीं करी तो मेनली जो करंट अफेयर्स हैं वो तो मैंने यूट्यूब से ही फॉलो किए, क्योंकि न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। एक बार न्यूज़पेपर पढ़ने बैठो तो आराम से 1.5-2 घंटे निकल जा रहे थे। तो मेरे लिए वो चीज़ थोड़ी मुश्किल हो गई थी कि रेगुलर न्यूज़पेपर को फॉलो करना। तो मोस्टली मैं न्यूज़पेपर की समरी या जो करंट अफेयर्स का जो एडिटोरियल डिस्कशन है वो बहुत हेल्पफुल रही वो चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया ख़राब है, बट सोशल मीडिया की लत ख़राब है। तो आप क्या कंटेंट देख रहे हैं उस पे वो रेगुलेट करें। और जब कभी तनाव में होते हैं तो कुछ कॉमेडी या कुछ लाइट ह्यूमर वो सब देख सकते हैं, तो वो थोड़ा रिलीविंग भी फैक्टर होता है। मतलब बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो कि स्ट्रिक्ट हो कि भाई हमें तो कुछ देखना ही नहीं, बस सिर्फ पढ़ाई से संबंधित ही देखना है। देखिए, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं रही है कि मैं 24 घंटे में बुक्स देखूं। मुझे अपने आसपास जैसे थोड़े परिवार के लोग या थोड़ा बाहर घूमना, एटलीस्ट वॉक कर लेना, खाने के बाद और कुछ नहीं तो वॉक कर लेना, थोड़ा फ़नी कुछ देख लेना, थोड़ा म्यूज़िक सुन लेना, वो चीज़ें ना स्ट्रेस रिलीवर का काम करती हैं। और फिर डबल एनर्जी हो जाती है, फिर ज़्यादा पढ़ाई हो सकती है हाँ कहीं ना जी, कहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक और विशेष बात हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि पहले भी आपने अटैम्प्ट दिए हैं। कई बार क्या होता है कि अटैम्प्ट दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा कैंडिडेट कोई भी हो वो डिमोरलाइज हो जाता है। हमारे दर्शकों में ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो तैयारियां कर रहे हैं, 1-2 अटैम्प्ट दिए हों, निराश हो गए हों। ऐसे साथियों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम प्रीलिम्स दिया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये भी बोला था कि अगर तुमको जॉब छोड़ के तैयारी करनी है, पढ़ाई पे ही फोकस करना है तो कर लो, कोई फाइनेंशियल या कोई भी किसी भी तरीके का बर्डन नहीं है। तो फैमिली का सपोर्ट इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आना तो बेसिक ह्यूमन नेचर है। फेल होके किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सबको एक बार तो बुरा लगता ही है ना। वो कई बार हम शो नहीं करते बाहर, लेकिन अंदर से फील होता है कि यार ऐसे हो जाता तो अच्छा हो रहता। तो उस चीज़ में सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी यही मैसेज है कि एक फेलियर किसी को डिफ़ाइन नहीं करता। उनके अंदर कितना टैलेंट है, कितना कैलिबर है, वो चीज़ एक एग्ज़ाम डिफ़ाइन कर ही नहीं सकता। तो अगर आपका बच्चा बाय चांस फेल हो गया है किसी एग्ज़ाम में, तो उसको लाइफ का फेलियर ना समझें
उसको मोटिवेट करें। अगर वो फर्दर इसी चीज़ में कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको सपोर्ट करें और उसको पॉजिटिव तरीके से कि आप कर सकते हो। मेहनत करना बच्चे का काम है। मेहनत करनी सपोर्ट फैमिली तो हमें फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट ही कर सकती है। तो बिल्कुल सही बात है। मतलब इसमें तो 4F वाली बात होगी कि फैमिली के लिए फाइनेंशियल और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए और फोकस्ड रहें। अच्छा, ये जैसे आप अभी 337 रैंक लेकर आए, मतलब आपको जो अचीवमेंट हासिल हुई उसमें क्या आपके पास ऑप्शंस हैं आगे चलकर? क्या मिलेगा? IRS मिलेगा, IPS मिलेगा, IAS मिलेगा, क्या लगता है? देखिए IPS के चांसेस कम हैं और मोस्ट लाइकली IRS ही ऑप्ट करूँगी। और सेकंड उसके बाद मेरी प्रेफरेंस रहेगी UT काडर की, यानी कि दैनिक सर्विसेज की, अच्छा, क्योंकि मेरे हस्बैंड उसमें ऑलरेडी हैं। अच्छा। तो उसमें आप हाँ उसमें जी उसमें रहेगी। आगे फिर से कभी UPSC और मतलब मेंस IAS वगैरह ऐसा कुछ करने की अभी मई में एग्ज़ाम है तो उसके लिए तैयारी चल रही है। चल ही रही है हाँ अभी जी चल तो रही है। हो सकता है कि हम एक अच्छी रैंक के साथ फिर IAS का इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे यहाँ पर, है ना? बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप जो है ना, जो अभी एग्ज़ाम आएगा उसके अंदर अच्छा करें और फिर जब परिणाम आए तो हम फिर से यहाँ पर आएँ और एक IAS का इंटरव्यू करके जाएँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी और कोई मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? मैसेज मेरा यही है एस्पिरेंट्स के लिए कि आप फोकस्ड रह के मेहनत करें, बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना होएं और अपनी पूरी लगन के साथ मेहनत करें। सोर्सेज को लिमिटेड रखें, रिवीजन करते रहें और करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहें, क्योंकि मोस्टली क्या रहता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके टेस्ट सीरीज़ सभी लोग करते हैं, तो उसमें कुछ अटपटे सवाल भी रहते हैं, लेकिन रियल एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। 1-2 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं, बट फिर भी UPSC जनरली बहुत सेंसिबल क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर टेस्ट सीरीज़ में कम मार्क्स आते हैं तो आप देखिए कि कहाँ लैग कर रहे हैं, उस चीज़ को इम्प्रूव करें और अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ भगवान आपको सक्सेस ज़रूर देगा। लगे रहें, भगवान आपको सक्सेस ज़रूर देगा। बाकी इस तरह के सकारात्मक इंटरव्यूज़ आपके लिए और भी लाते रहेंगे। जिस प्रकार से आज हमने डॉक्टर अंकिता जी से बातचीत करी है और इन्होंने जो है ना बताया आपको, इसमें एक सवाल तो रह ही जाता है, सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? मेरी फैमिली को, स्पेशली मेरे हस्बैंड डॉक्टर सुनब सिंह। उन्होंने ना सिर्फ एकेडमिकली मेरी हेल्प की बल्कि इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी उन्होंने पूरा फुल सपोर्ट रखा है। मेरे फादर विजेंद्र शोरान जो कि DO रह चुके हैं और मेरी मदर, मेरे फादर की थोड़ी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं रहती तो मदर ने कभी हमें उस चीज़ का फील नहीं होने दिया और उन्होंने हमेशा खुद को तो स्ट्रॉन्ग रखा ही और हम दोनों बहन भाइयों को भी उन्होंने हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी। फिर शादी के बाद मेरे इन लॉज, उन्होंने भी मुझे फुल सपोर्ट दिया है। मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर भूप सिंह जो कि डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं और मेरी मदर इन लॉ श्रीमती सरला यादव, वो भी CDPO रह चुकी हैं। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर सुभव और उनकी वाइफ डॉक्टर ज्योति, उन्होंने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। जब भी कभी मैं ऐसे लो फील करती थी कि पता नहीं एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा या ये पढ़ाई कब ख़त्म होएगी, बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए, तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि नहीं हो जाएगा तुम्हारा। तो ये इस तरीके का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लो मोमेंट्स सबके प्रिपरेशन के टाइम पे आते ही हैं। तो फैमिली का सपोर्ट और आपकी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं, जब इतनी बातें हो गई हैं तो रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स या फिर मेंस, उसके रिजल्ट, उसकी तैयारी, मॉक टेस्ट वगैरह, लेकिन इंटरव्यू में कोई भी कैंडिडेट जाए तो किस तरह से जाए, किस तरह का मतलब होता है, किन बातों का ध्यान रखें खासकर? इंटरव्यू के लिए देखिए बहुत ज़्यादा मॉक्स के चक्कर में ना पड़े, कुछ लिमिटेड मॉक्स दें तो उससे आपका जैसे आप किस तरीके से पर्सनालिटी अपनी कैरी कर रहे हैं वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है और थोड़ा स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाती है, फ्लुएंसी इम्प्रूव हो जाती है। और जो मॉक पैनल्स में लोग रहते हैं वो डेफिनेटली दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, सो वो आपकी पर्सनालिटी को लेके, आपके वे ऑफ स्पीकिंग को लेके या आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन को लेके जो इंसाइट्स देते हैं उनको फॉलो करें एंड बी ट्रू।
आप वहाँ पे कुछ ऐसे फेक करने की कोशिश ना करें कि जो चीज़ आपकी पर्सनालिटी में नहीं है या जो चीज़ आपने लाइफ में कभी करी नहीं और वो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, सो दे डेफिनेटली कैच अप थिंग्स। तो इसलिए बी कॉन्फिडेंट और अपने आप को आप जैसे हैं आप वैसे प्रेजेंट करें। रियलिस्टिक बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो बी ट्रू और बी कॉन्फिडेंट। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय थैंक दिया। यू, थैंक यू। और साथियों आपने भी इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप सो कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप खुद एस्पिरेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो को दूसरे अन्य साथियों के साथ साझा कर सकते हैं। वो आपके छोटे बहन भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार में कोई सदस्य हो सकते हैं। आप उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को सीखने को मिले और इस प्रकार से जो है सीखने सिखाने का जो जरिया, जो सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है, ये आगे बढ़ती रहे। बाकी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।